हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप सिंह समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम अपनी एक नई सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके आने वाले सालों में आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, उनको यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। अभी रिसेंटली आप देख रहे होंगे जो सामने आपके एक डिस्प्ले दी गई है, इसमें आप देख रहे होंगे एंशिएंट हिस्ट्री का नाम दिया गया है यहाँ पर। सबसे पहले हम हिस्ट्री को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत हम 3 पार्ट देखेंगे: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इसी के साथ आप देखेंगे जो हमारे बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब को यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। ये जो सीरीज़ है आपकी, इसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको एक तरह से एक्सप्लेनेशन पर तौर पर लेंगे, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके लिए, जो आगामी परीक्षाएं हैं आपकी, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो या कोई सा भी वनडे एग्जाम हो, उसमें पूछे जाने वाले जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं उन सबको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। अगर हम इस सीरीज़ की बात करें तो यहाँ पर इसका जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसका यहाँ पर आपको सिलेबस दिया गया है। अगर हम प्राचीन भारत, जिसको हम इंग्लिश में एंशिएंट हिस्ट्री बोलते हैं, इसकी बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला जो टॉपिक हमारे पास वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। दूसरा है प्रागैतिहासिक और आर्य इतिहास, पाषाण काल व ताम्रपाषाण काल, सरस्वती, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उद्भव, विस्तार, पुरातात्विक स्थल, सभ्यता का पतन, वैदिक संस्कृति, साहित्य, राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, दर्शन, धर्म एवं कर्मकांड। जो प्राचीन सबसे पहला जो टॉपिक हमारा वो है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अगर हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत की बात करें दोस्तों, तो इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं? इसके अंतर्गत हम उन पुस्तकों को या फिर उन साहित्य को देखते हैं जो किसी न किसी मानव के द्वारा लिखी गई, जिनसे उस समय की जानकारी हमें अभी मिलती है, वर्तमान में मिलती है। या फिर उन स्थापत्य की कला की बात करते हैं जो उस टाइम समय बनाए गए थे लेकिन वर्तमान में भी उपस्थित हैं, जिनके वस्तुओं का अध्ययन करके हम उस समय की जानकारी को हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की अगर हम स्रोतों की बात करें तो यहाँ पर आपको मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, मुद्राएं मिलती हैं, ठीक है। कई तरह की आपको यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें और हैं जो आपको वहाँ पर एक तरह से औजार मिलते हैं, जैसे कि, तो इस तरह से कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। आज हम जो टॉपिक शुरू उसमें और फिर हम आगे बात करते हैं जैन और बौद्ध धर्म, महाजनपद काल। अगले जो टॉपिक पर जाएंगे हम यहाँ पर, इसमें आप देखेंगे आपको दिया गया यहाँ पर मगध का उदय, हर्यक, शिशुनाग और नंदवंश, मौर्य साम्राज्य, स्थापना, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कला एवं स्थापत्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त, शुंग, कर्ण, सातवाहन, हिंद, यवन, पश्चिमी क्षत्रप, कुषाण, मौर्योत्तर कालीन समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था, संगम काल, गुप्त साम्राज्य, राजनीतिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियां, साहित्य एवं कला, स्थापत्य कला, वर्धन वंश, हर्षवाकालीन भारत, राजनीति व सांस्कृतिक उपलब्धियां। फिर इसमें 3 टॉपिक, टोटल 14 टॉपिक हैं। लास्ट के जो 3 टॉपिक होंगे वो ये हैं आपके पूर्व मध्यकालीन भारत, राजपूतों राज्यों का उदय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास, दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, भारतीय संस्कृति व विदेशों में प्रसार, बृहत्तर भारत। अब यहाँ पर आप 12वें नंबर पर एक टॉपिक देख रहे होंगे, पूर्व मध्यकालीन भारत की यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर राजपूतों का उदय, पूर्व मध्यकाल यानी कि जहाँ से आपका एंशिएंट काल खत्म होता है और मध्यकाल शुरू होता है, इस बीच का जो ट्रांजिशन फेज है आपका, इसे हम पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं। इसमें आप राजपूतों का उदय देखेंगे, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास को देखेंगे। अब जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, जब हम अब अपने पहले टॉपिक पर आएंगे तो पहला टॉपिक हमारा क्या था? पहला टॉपिक था हमारा प्राचीन इतिहास के स्रोत। ये काफ़ी लंबा टॉपिक है आपका, तो इसको हमने अभी जो हमने लिया है, इसके स्टार्टिंग 20 क्वेश्चन हमने, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉप क्वेश्चन है आपके, ये हमने लिए हैं। ये किस एग्ज़ाम में आए हैं और इनसे रिलेटेड क्या और नए फैक्ट्स हो सकते हैं, इसकी भी हम यहाँ पर बात करेंगे। हर क्वेश्चन का आपको यहाँ पर एक अलग से स्पेशल एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम अपने पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप पाएंगे पेरिप्लस मैरिस एरिथ्री की संभावित तिथि इनमें से कौन सी है? यहाँ पे हमें एक पुस्तक का नाम दिया गया जिसका पेरिप्लस मैरिस एरिथ्री की संभावित तिथि इनमें से कौन सी है। देखिए, ये जो पुस्तक का नाम दिया गया है आपके सामने, इसका एक अन्य नाम और है जिसे हम बोलते हैं पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ठीक है ना, इस पुस्तक का ये नाम है।
अब इसे हमें बताना है कि इसको जब इसकी रचना की गई वो संभावित तिथि कौन सी है। ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट 2021 का है। पहला ऑप्शन है आपका 2री शताब्दी ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है आपका 1ली शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरा ऑप्शन है आपका 3री शताब्दी ईसा पूर्व और चौथा ऑप्शन है आपका 4थी शताब्दी ईसा पूर्व। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए गए हैं। अब जब हम इनके एक्सप्लेनेशन की बात, जब हम अगर इसके आंसर की बात करें तो आंसर इसका दोस्तों क्या होगा, आंसर आपका होगा आपका 1ली शताब्दी 2री शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि दूसरे नंबर का। ठीक है, अब जब हम इस पर एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो एक्सप्लेनेशन आप इसमें जैसे कि देख रहे होंगे, इसकी जो व्याख्या है उसकी अगर हम बात करते हैं तो आप पाएंगे पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, इसको क्या कहते हैं, इसको जो हिंदी में बोलते हैं लाल सागर की समुद्री यात्रा के नाम से हम इसे जानते हैं। इसका अनुवाद जो किया गया था स्काफ के द्वारा 1912 में किया गया था। इसके जो लेखक हैं इनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, इसके लिए यहाँ पर अज्ञात नाम का उपयोग किया गया है। जो भी इसका लेखक था वो ग्रीक निवासी था, ठीक है, ग्रीक नाविक था, जो मूलतः क्या था, यूनान का निवासी था। ठीक है, ग्रीक कहाँ, यूनान में है, यूनान का निवासी था। ठीक, मिस्र में जाकर रहा था। ठीक है, ये मिस्र में जाकर रहने लगा था, यूनान का निवासी था लेकिन मिस्र में इसने जाके बाद में ही रहने लगा था। इसके द्वारा ही इस पुस्तक को ग्रीक भाषा में 1ली शताब्दी इसमें लिखा गया है। ठीक, अब इस पुस्तक की अगर महत्वता की बात करें कि इस पुस्तक में हमें क्या मिलता है तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमें 80वीं ईस्वी के भारत के बंदरगाहों व व्यापारिक वस्तुओं की जानकारी मिलती है। 80 ईस्वी में जो हमारे बंदरगाह थे और व्यापारिक वस्तुएं थी उनके बारे में इस पुस्तक से हमें जानकारी प्राप्त होती है। पेरिप्लस में ही पाश्चात्य जगत को भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की प्रथम विस्तृत सूची प्राप्त होती है। ठीक, भारत से जो चीन और आपका जो पश्चिमी जगत में जो आपके यहाँ एक्सपोर्ट किया जाता था, सामान को जो बाहर भेजा जाता था या फिर जो निर्यात किया जाता था, उसकी जो सूची है, उसकी जो लिस्ट है, वो भी हमें इसी पुस्तक से मिलती है। इसने व्यापार में विशेषतः भारत के रोम व चीन के साथ व्यापार की महत्वपूर्ण जानकारी दी। ठीक, भारत का जो व्यापार होता था चीन और रोम के साथ में, उसकी जो महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है वो इसी पुस्तक से मिलती है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से। इस पुस्तक से ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में उत्तर पश्चिम में स्थलीय मार्ग से भारत व चीन मध्य रेशम का व्यापार होता था। ठीक, इसी पुस्तक से हमें रेशम मार्ग की जानकारी मिलती है। यह पुस्तक समुद्री व्यापार की गाइडलाइन के रूप में भी जानी जाती है। ठीक है, इसके एक नाम क्या था, लाल सागर की समुद्री यात्रा, इसलिए हम क्या जानते हैं, इस समुद्री गाइड के नाम पे भी इसको जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब जब हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन जो है हमारा दूसरे नंबर का वो देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर हमें पूछा गया है, याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपार्क राजा थे, यानी कि याज्ञवल्क्य स्मृति है, इसके जो प्रसिद्ध टीकाकार हैं, जो लेखक हैं, यानी कि अपार्क राजा, ये किस वंश से संबंधित थे। ठीक है, ये पूछा गया है आपका, ये क्वेश्चन भी आपका यूजीसी नेट 2021 का है। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि शैलोद्धव राजवंश, सेन राजवंश, शिलाहार राजवंश, काकतीय राजवंश। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इनमें से आपको बताना है याज्ञवल्क्य स्मृति के जो टीकाकार है, इन्होंने में से किस राजवंश से ये संबंधित थे। तो इसके अगर हम आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर आपका हुआ शिलाहार राजवंश। जो अपार्क राजा थे आपके, ये शिलाहार राजवंश से संबंधित थे। अब जब हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगी याज्ञवल्क्य स्मृति 7 टीकाओं पर निर्मित है, यानी कि 7 टीकाओं को मिलाकर याज्ञवल्क्य स्मृति का रचना होती है। इसकी कौन कौन सी रचना है, इसमें पहली है विश्वरूप की बाल क्रीड़ा, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, शूलपाणी की दीपकालिका, अपरार्क की आपके नंद पंडित की मिताक्षरा पर प्रतीक्षा प्रमिताक्षरा, विश्वेश्वर भट्ट की सुबोधिनी नामक टीका और बालम भट्ट की बालम भट्टी टीका। ये 7 पुस्तकों की रचना मिलाकर क्या होती है, याज्ञवल्क्य स्मृति के नाम से जानी जाती है। उत्तरी कोंकण के शिलाहार वंशी राजा अपरादित्य देव अथवा अपार्क ने 12वीं ईस्वी सदी में पूर्वार्ध में याज्ञवल्क्य स्मृति पर अपना भाष्य लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें जानकारी दी गई है। तो किस किस वंश से संबंधित थी ये थी आपके शिलाहार वंश से संबंधित। ठीक, अब अपना अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगले देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर हम केवल रचनाओं की और जो वस्तुएं हमें प्राप्त हुई है वहाँ पर उसकी बात करें, क्योंकि हमारे टॉपिक का ही नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक ना। अब जब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे विज्ञानेश्वर, यहाँ पे एक लेखक का नाम है विज्ञानेश्वर की
पुस्तक मिताक्षरा, इनकी मिताक्षरा का लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। कई बार आपसे वनडे एग्जाम पूछा जा सकता है कि मिताक्षरा के लेखक कौन है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक का निर्माण मिताक्षरा विज्ञानेश्वर जी द्वारा किया गया है। तो दोनों तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको लिखना पता करना है मिताक्षरा जो पुस्तक है विज्ञानेश्वर से संबंधित है। अब आपसे पूछा गया है, इसके ऑप्शन दिए गए हैं कि संबंध किससे है। ठीक है, पहला है आपका हिंदू धार्मिक प्रथाएं, अगला है आपका खगोल विज्ञान, फिर है आपका हिंदू विधि शास्त्र, और चौथा है आपका ज्योतिष। ठीक है, इनमें से आपको बताना है किससे इसका संबंध है। अगर हम इसे संबंध की बात करते हैं तो इसका संबंध है आपका हिंदू विधि शास्त्र से। अब हम आते हैं अपने एक्सप्लेनेशन पर। विज्ञानेश्वर द्वारा लिखित मिताक्षरा नामक टीका हिंदू उत्तराधिकार तथा अन्य विषय कानूनों से संबंधित है। ये हमें हिंदू उत्तराधिकार से जानकारी प्राप्त प्रदान करता है। इन्होंने उत्तराधिकार का जन्म शाश्वत सिद्धांत प्रस्तुत किया है, यानी कि पुत्र का जैसे ही जन्म होता है वो अपनी पैतृक संपत्ति में हकदार हो जाता है, उसके भाग को लेने के लिए, ग्रहण करने के लिए। एक तरह से जैसे ही किसी व्यक्ति का, जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है, वो अपनी जो पैतृक संपत्ति है उसकी, उसमें वो अपने हिस्सा लेने के लिए उत्तराधिकारी उस जन्म से ही हो जाता है। तो इस चीज़ के बारे में हमें ज्ञान बल जो विज्ञानेश्वर मिताक्षरा है, इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब हम जब इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया किस संबंधित था, ये था आपका हिंदू विधि शास्त्र से। अब आप जब आगे इसमें देखेंगे तो इससे रिलेटेड और भी फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक ना। अब हम आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथा जो क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कौन सा पुरातन लेख है जो विशेषकर कानूनी विषयों से संबंधित है। ये आपका छत्तीसगढ़ सेट 2019 का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित कौन सा पुरातन लेख है जो विशेषकर कानूनी विषयों से संबंधित है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ललित विस्तार स्मृति और नारद स्मृति। तो दोस्तों इसका जो आपका आंसर है ये है आपका नारद स्मृति। नारद स्मृति इसका जो पुस्तक है आपकी, ये ऐसा पुरातन लेख है जो विशेषकर कानूनी विषयों से संबंधित है। ठीक, अब जब हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे स्मृतियाँ मुख्यतः विधि विषयक ग्रंथ हैं। स्मृतियाँ क्या हैं? स्मृतियाँ मुख्यतः विषयक ग्रंथ हैं, विधि विषयक ग्रंथ हैं, मतलब विधि का यानी कि लॉ का इसमें उल्लेख किया गया है। जैसे कि हम बात करते हैं नारद, बृहस्पति व कात्यायन स्मृतियाँ पूर्तियाँ विधि विषयक स्मृतियाँ हैं। यहाँ पर आपको नारद, बृहस्पति व कात्यायन 3 स्मृतियाँ दी गई हैं। इसके बारे में आपको बताया गया है। ये पूर्णतः क्या है? ये पूर्णतः विधि विषयक स्मृतियाँ हैं। कात्यायन स्मृति में सर्वप्रथम भूमि पर राजकीय स्वामित्व का सिद्धांत मिलता है। वहीं देवल स्मृति भी विधि विषयक नहीं है। आप देखें बेदल स्मृति जो है वो विधि विषयक नहीं है। वे हिंदू जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था उनको पुनः हिंदू में लाने के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। ठीक है। मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। जो मनुस्मृति है आपकी, अधिकतर आपने देखा होगा कि ये विवादों में रहती है। मनुस्मृति जो है आपकी मानव धर्मशास्त्र भी यहाँ पर इसको कहा जाता है। तो ये हमने यहाँ पर देखा। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। जब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आएंगे, अगला क्वेश्चन हमारा यूजीसी नेट इंडियन कल्चर का है, आपका 2018 में ये पूछा गया है। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध जातक हैं? जातक जो पुस्तकें होती हैं हमारी दोस्तों, जातक पुस्तकें जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? जातक कथाओं को हम मेनली वो कथाएं होती हैं जो आपकी बुद्ध के जन्म के पूर्व की घटनाओं को यहाँ पर विस्तृत उल्लेख किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है बाबेरू जातक, बृहद जातक, दशरथ जातक, यवन जातक। ठीक, ऑप्शन आपके पास है। पहला है केवल 1 और 4, दूसरा है आपका 1 और 3, तीसरा है आपका 2 और 4 और चौथा है आपका 3 और 4। ये आपके पास ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक, अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका जो आंसर है हमारे 5वें क्वेश्चन का, तो इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन 2 यानी कि 2 और 3। 2 और 3 में अगर हम देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको दोस्तों? यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, पहला आपका बाबेरू जातक है, दूसरा यवन जातक है। ठीक, तो ये दोनों जातक हैं जो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो जब आप एक्सप्लेनेशन पर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ पुस्तक। जो जातक कथाएं हैं आपकी बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक के खुद्दक निकाय से संग्रहित बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। जातक जो कथाएं हैं आपकी, ये इसमें क्या है? बौद्ध ग्रंथ है आपका सुत्तक पिटक
कि खुद्दक निकाय से, सूतक पिटक में एक निकाय है आपका, खुद्दक निकाय में संग्रहित की गई हैं बौद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। इसमें आप देखेंगे बाबेरु जातक, दशरथ जातक, सूतकेतु जातक, श्वेतकेतु जातक आदि प्रसिद्ध बौद्ध जातक हैं। वही बृह जातक, लघु जातक, यवन जातक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर बताया गया है। अब जब आपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन से लेखक याज्ञवल्क्य स्मृति पर अपनी टीकाओं के लिए विख्यात हैं। ठीक, क्या दिया गया यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से लेखक याज्ञवल्क्य स्मृति पर अपनी टीकाओं के लिए विख्यात हैं। यूजीसी नेट इंडियन कल्चर 2018 का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है ये यहाँ पे अपरार्क, मेघातिथि, मेधातिथि, विज्ञानेश्वर, विश्व रूप सही, यहाँ पर हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1, 3 और 4, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर हम छठवें आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही है आपका कौन सा, चौथे नंबर का ऑप्शन सही होगा, केवल 3, 4, 1, 3 और 4, यानी कि अपरार्क, विज्ञानेश्वर और विश्वरूप सही। ठीक, इसके अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, इसका जो मैंने आपको बताया था इसका ये आंसर है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे जाके देखेंगे क्योंकि आगे और भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे उसी पर बिहाफ होंगे, उससे संबंधित होंगे, जिनको हम आगे देखते हुए चलेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जो मैंने मिताक्षरा बताया था आपको विज्ञानेश्वर की, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। कथन जो एक है आ है हमारे पास, यानी कथन जो ए है वो हमें बताता है मिताक्षरा धारा स्कूल, यानी कि मिताक्षरा जो फिलॉसफी है आपकी के अनुसार एक पिता अपने जीवन काल में अपने पुत्रों में अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकता है। यानी कि एक पिता, हिंदू जो स्कूल है मिताक्षरा धारा का जो स्कूल है उसके अनुसार एक पिता अपने जीवन काल में अपने पुत्रों को अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकता है। दूसरा जो कारण, इसका जो कथन तो ये था, कारण जो है आपका मिताक्षरा ने यह माना है कि जन्म के आधार पर पूर्वजों की संपत्ति पर पुत्रों के स्वामित्व का अधिकार होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, अभी हमने जो सेकंड या थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने बताया था कि जैसे ही किसी का जन्म होता है उसका अपने पिता की संपत्ति में अधिकार हो जाता है। ठीक है, अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार हो जाता है। तो ये वाला तो आपका बिल्कुल सही है सेकंड वाला, और आपका पहला भी सही है। और ये आपके देख रहे होंगे जो सेकंड आपका कारण है वो कथन की भी व्याख्या करता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं, और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है या फिर कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, ये आपका एमपी सेट 2018 का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति गद्य में है। देखिए, जब भी स्मृति लिखी जाती है तो ये 2 भाषा में लिखी जाती हैं, एक तो आपके गद्य में लिखी जाती हैं, दूसरी आपके पद्य में लिखी जाती है। ठीक है, गद्य और पद्य में दोनों में आपकी स्मृतियाँ लिखी जाती हैं। तो इसमें आप पूछा गया है इन चारों स्मृतियों में से कौन सी ऐसी स्मृति है जो आपकी गद्य में लिखी गई है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन कौन से, पहला है आपका नारद स्मृति, फिर है मनुस्मृति, फिर है देवल स्मृति, फिर है आपकी पाराशर स्मृति। इनमें से आपको बताना है कौन सी ऐसी स्मृति है जो आपकी पद्य में गद्य में लिखी गई है। ठीक, अब इसमें अगर हम इसके आंसर की बात करें दोस्तों, तो आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इस विष्णु स्मृति आपकी एक ऐसी मात्र स्मृति है जो आपकी क्या है, गद्य में लिखी गई है। बाकी स्मृतियाँ आपकी बहुत सारी पद्य में आपको देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए स्मृतियाँ प्राय क्या है, पद्य रचनाएं हैं। जितनी भी आपकी स्मृतियाँ हैं वो सारी आपकी पद्य रचना में हैं। अपवाद स्वरूप जो अपवाद है उसके अनुसार विष्णु स्मृति आपकी गद्य में लिखी गई है। जो इस विष्णु स्मृति है वो आपकी क्या है, गद्य में लिखी गई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे आगे जो आपको देखने को मिलेगा, अगला जो क्वेश्चन हमारा क्या है, मिताक्षरा। मिताक्षरा ज्ञानवल्क्य की कानून पुस्तक पर एक टीका को इनके द्वारा लिखा गया है। देखिए यहाँ पर जो स्रोत है मिताक्षरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो बार बार ये आपको रिपीट होने को देखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है मिताक्षरा जो याज्ञवल्क्य है कि कानून पुस्तक पर एक टीका को किनके द्वारा लिखा गया है। आपके पास ऑप्शन है भैरवी, पालाकल्पया, जयादित्य और विज्ञानेश्वर। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका जो आगे आंसर है, मैंने बताया था मिताक्षरा किसने लिखा था, आपका विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा को लिखा था। अब यहाँ पर आप आगे देखेंगे, आगे आपको बताया गया है निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका राजस्थान सेट का 2012-13 का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपके जो हैं वो हैं विज्ञानेश्वर,
अपरार्क, विश्वरूप और मेघा तिथि। ठीक है, ये आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसमें से आपको बताना है इन चारों में से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो क्या है, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति पर लिखी गई टीका के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका आंसर की अगर हम बात करते हैं 10 क्वेश्चन की, तो 10 क्वेश्चन का जो आपका आंसर है ये है आपका मेघा तिथि। मेघा तिथि के द्वारा यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, मनुस्मृति पर लिखी गई टीका के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अब हम आते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पर। 11वें क्वेश्चन पर जब हम आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे निम्न में से कौन मनुस्मृति की टीकाकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो मनुस्मृति के टीकाकार नहीं है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 का क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर आपको क्या है, मेधा तिथि दिया गया है, गोविंदराज दिया गया है, कुल्लुक दिया गया है, सायन दिया गया है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर है आपका ये सायन इसका आंसर होगा। ठीक है, तो मनुस्मृति पर टीकाकार कौन नहीं है, सायन इस मनुस्मृति पर टीकाकार नहीं है। अब यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है, देखिए भारुचि, मेधा तिथि, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट, रामचंद्र, शवि नारायण, रघुनंदन आदि मनुस्मृति के लिए प्रसिद्ध टीकाकार हैं। वहीं भारुचि मनुस्मृति के सबसे प्राचीन टीकाकार हैं। अगर आपसे पूछा जाता कि मनुस्मृति के सबसे प्राचीनतम टीकाकार कौन है, तो वो है आपके भारुचि। वहीं मेधा तिथि पूर्व मध्यकालीन प्रसिद्ध टीकाकार हैं। ठीक, अब आप यहाँ देखें सायन ने ऋग्वेद पर सबसे प्रसिद्ध व प्रमाणिक भाष्य लिखा हुआ है। ठीक, तो ये यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है। आगे जब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है आपका प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला आपका मिताक्षरा, इसमें आपको बताया मिताक्षरा जो है आपकी पुस्तक ऊंची जाति की सिविल विधि है, और दाय भाग जो आपकी एक और आपकी क्या है पुस्तक है वो निम्न जाति की सिविल विधि है। ठीक, अगला ऑप्शन है आपका मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति का अधिकारिता का दावा कर सकते हैं, जबकि दाय भाग में के व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला ऑप्शन जो दिया गया है, मिताक्षरा किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों की संपत्ति मामलों पर विचार करती है, जबकि दाय भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के लिए संपत्ति मामलों पर विचार करती है। यह आपका IAS 2021 का क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अगर हम आंसर की बात करते हैं तो इसमें से हमें सही उत्तर को चुनना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर है आपका केवल बा, यानी मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में भी संपत्ति में से हिस्सा मांग सकता है। ठीक ना, तो ये इसके हमने एक्सप्लेनेशन की बात की। अब इसके एक्सप्लेनेशन जो है उसको अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखिए मिताक्षरा व्यवस्था में जो मैंने आपको बताया था पुत्र अपने पिता की संपत्ति में अधिकार होता है, जन्म से साथ ही उसका अधिकार हो जाता है, जबकि दाय भाग जो है आपकी व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति में अधिकार का दावा कर सकता है। ठीक है, दाय भाग में और मिताक्षरा में क्या अंतर है, मैंने आपको बता दिया। मिताक्षरा जो है उसमें पुत्र अपने पिता के जीवित होते हुए पिता की संपत्ति में या फिर पैतृक संपत्ति में हिस्सा ले सकता है, लेकिन दाय भाग जो है आपका उसमें पिता की मृत्यु के बाद ही आप उस पर जो आपकी पैतृक संपत्ति है उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हमें नीचे 2 कथन दिए गए हैं। इसमें जो पहला कथन, भारत में पढ़े जा चुके प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, पहला ये है कथन। दूसरा है हमारा, अभिलेखों में लेखक के माध्यम से संस्कृत का व्यापक प्रसार ईसा की 4वीं और 5वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन तब भी प्राकृत का प्रचलन जारी रहा। ठीक है, कथन ए और 2 दोनों सही है, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। कथन 1 सही सत्य है, यहाँ पर होगा कथन 1 सत्य है किंतु 2 गलत है, और नीचे होगा कथन 1 असत्य है किंतु 2 सत्य है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर कथन सत्य है, या फिर दोनों सत्य हैं या फिर दोनों असत्य हैं। यहाँ पर ये आपको बताया गया है। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें दोस्तों तो आप पाएंगे यहाँ पर इसके दोनों कथन सत्य हैं आपके, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक, कथन 1 और 2 दोनों इसके सत्य होंगे। अब जब हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं दोस्तों तो आप यहाँ पर देखने को मिलेगा अशोक के अभिलेखों सहित, अशोक के जो अभिलेख हैं वो सहित प्राचीनतम ब्राह्मी अभिलेखों की भाषा प्राकृत है। अशोक के जो प्राचीनतम अभिलेख हैं उनकी अगर हम बात करते हैं, साथ में अशोक के अभिलेखों की बात करें तो ये सारे प्राकृतिक भाषा में हैं, जिसे मध्य इंडो आर्यन भाषा भी कहा जाता है। प्राकृतिक भाषा में को और क्या कहा जाता है, इसे
मध्य इंडो आर्यन भाषा के नाम से भी जाना जाता है। सबसे प्रारंभिक पूर्ण रूप से संस्कृत भाषा का अभिलेख कौन सा है? पश्चिमी शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। सबसे प्रारंभिक पूर्ण रूप से संस्कृत भाषा का अभिलेख अगर आपसे पूछा जाता है तो कौन सा है आपका? वो आपका रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। फिर आपसे अगर आप पूछा जाता है, फिर आगे हम देखते हैं, दक्षिण भारत में नागार्जुन कोंडा जैसे स्थलों से संस्कृत व प्राकृत भाषा के अभिलेख 3री और 4थी शताब्दी में प्राप्त होने लगते हैं। अगर हम नागार्जुन कोंडा की बात करते हैं जो दक्षिण भारत में स्थित है, इसमें जो अभिलेख पाए गए हैं उनकी अगर हम भाषा की बात करते हैं तो 3री 4थी शताब्दी में संस्कृत और प्राकृतिक दोनों भाषाओं में हमें यहाँ पर अभिलेख देखने को मिलते हैं। लेकिन बाद में जब आप देखेंगे तो संस्कृत का प्रभाव यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा आपको, और जो यहाँ पर आपके क्या है, और जो आपके यहाँ पर प्राकृत भाषा है उसका प्रभाव कम होते हुए दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको ये बात बताई गई है। अगले जब हम क्वेश्चन पर आते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कंगयूर और तंगयूर क्या है? ये आपका राजस्थान पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का क्वेश्चन है। 2 नाम दिए गए हैं आपके पास, कौन कौन से? कंगयूर और तंगयूर। ये पूछा गया है आपका, ये क्या है? ऑप्शन है आपके बौद्ध साहित्य, ऑप्शन फिर आपका जैन साहित्य, जैन आगम, तीसरा है आपका पौराणिक ऐतिहासिक ग्रंथ, चौथा है आपका प्राचीन चीन के मौखिक इतिहास के संग्रह। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताया गया है। अब जब हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप पाएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तारानाथ एक लेखक थे जो कौन थे? तिब्बती बौद्ध थे। इनका जीवन काल था 1575 से लेकर 1634 इनका जीवन काल था। ठीक, तिब्बती बौद्ध धर्म के ये संबंधित थे। और यहाँ पर एक संप्रदाय है तिब्बती बौद्ध धर्म में, कौन सा? जोनांग संप्रदाय। तो जोनांग संप्रदाय के एक लामा थे। लामा की जैसे हमारे यहाँ आप देखें जो पुरोहित होते हैं ऐसे ही वहाँ पर लामा होते हैं, तो उसके लामा थे कौन से? जैसे संप्रदाय के, जोनांग संप्रदाय के। ठीक, इनका जो मूल नाम था वो क्या था? मूल नाम का इनका था कुन दुगा स्कचिंग पो। ठीक, इनका ये मूल नाम था। अब हम बात करते हैं उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति कौन सी है? भारत में बौद्ध धर्म के इतिहास, यानी कि 1608 में इनकी जो सबसे प्रसिद्ध कृति है, प्रसिद्ध रचना है, वो है आपकी भारत में बौद्ध धर्म का इतिहास 1608 में। ठीक, फिर हम जब बात करते हैं कंगयूर और तंगयूर नामक उनकी रचनाएं बौद्ध साहित्य से धर्म संबंधित हैं। तो कंगयूर किसकी रचना है? तारानाथ की हैं। ठीक, और किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, बौद्ध साहित्य से संबंधित हैं। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, प्राचीन भारतीय सिक्कों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? प्राचीन भारतीय सिक्कों के बारे में जो हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 का ये क्वेश्चन है आपका। यूनानी शासक डेमेट्रियस भारत के द्विभाषिक सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था। कुषाण शासक कुजुल कैटफिसिस भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था। मित्र राष्ट्रों शासकों ने सिक्के मथुरा व इसके आसपास प्राप्त हुए हैं। सभी गुप्त शासकों ने ऐसे सिक्के जारी किए जिनमें उन्हें धनुष के साथ दिखाया गया है। ठीक है, सभी गुप्त शासकों ने ऐसे सिक्के जारी किए जिसमें उन्हें धनुष के साथ दिखाया गया है। तो इसमें आपको इसका आंसर बताना है दोस्तों। और अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर है आपका सेकंड वाला सही है, यानी कि कुषाण शासक असत्य बताना है आपको। इन चारों में से कौन सा असत्य है? ये यहाँ पर असत्य बताया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुषाण शासक कुजुल कैटफिसिस भारत में स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक था। ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी आपके तीनों सही हैं। ये सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, आपका ये वाला गलत है। ये क्यों गलत है इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों। यहाँ पर आप पाएंगे, यहाँ पर आपको बताया गया भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के इंडो ग्रीक शासकों द्वारा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शुरू किए गए थे। मिनांडर प्रथम इंडो ग्रीक शासक था जिसने पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्वर्ण सिक्के जारी किए। मिनेंडर के सिक्कों पर, अब देखिए यहाँ पर क्या बताया, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? इंडो ग्रीक शासकों द्वारा उत्तर पश्चिम में शुरू किए गए थे। मिनांडर प्रथम इंडो ग्रीक शासक था जिसने पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्वर्ण सिक्के जारी किए। मिनेंडर के सिक्कों पर धर्मचक्र और उलुक का चित्रण मिलता है। सामान्यतः कुषाण शासक बिम कडफिसेस को भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के प्रवर्तित करने का श्रेय दिया जाता है। तो भारत में कुषाण शासक बिम कडफिसेस को भारत में स्वर्ण सिक्के प्रवर्तित करने का श्रेय दिया जाता है। तो ये यहाँ पर हमने देखा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा
कथन सही है। यहाँ पर पहले हमें असत्य पूछा गया था, यहाँ पर सत्य पूछा गया है। ये है आपका यूजीसी नेट इंडियन कल्चर 2019। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है, राज तरंगिणी में सदैव तथ्य तथा दंत कथा में भेद नहीं किया गया है। यहाँ पर देखिए, तथ्य और दंत कथा दो है। दंत कथाएँ आपकी जो कहावतों पर आधारित होती हैं, ठीक, और जो तथ्य हैं वो आपके फैक्ट से रिलेटेड होते हैं, जैसे हम इतिहास में खोजबीन करने के बाद इन्हें प्राप्त करते हैं। तो राज तरंगिणी में सदैव तथ्य तथा दंत कथा में भेद नहीं किया गया है, पहला ऑप्शन आपको ये दिया गया है। दूसरा है, आरण्यक में बलि संबंधी अनुष्ठानों की प्रतीकात्मक और दार्शनिक विधि की व्याख्या की गई है। दूसरा हमारा है, वेदांत साहित्य का सामान्य काल जो है आपका 600 ईस्वी से 200 ईसा पूर्व है। उत्तर आधुनिकतावाद के अनुसार कोई ग्रंथ एक ही साथ अनेक अर्थ प्रदान करने में समर्थ तो है, वह एक गत्यात्मक सत्ता नहीं है। तो ये आपको यहाँ पर पूछा गया है, उत्तर सही पता बनाना है आपको। केवल बी और डी, केवल ए बी सी डी, बी और सी, ए बी सी, यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अब जब हम हम जब आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका होगा चौथा, केवल ए बी और सी। इसके सही ऑप्शन जो है आपके ए बी और सी सही है, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो 17वें नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप जो सिक्कों की बात की गई है, तो यहाँ पर आप पाएंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? ये है आपका यूटी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017। आपसे पूछा गया है, भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्राप्त प्राचीनतम सिक्के हैं उनको किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है आपके पास निष्क, पंचमार्क, दीनार और कौड़ी। इन नाम से आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो आपका आंसर है 17 का, यह आपका पंचमार्क इसका आंसर होगा। तो पंचमार्क जो है आपको, उसे क्या है, उसे हम प्राचीनतम सिक्कों के नाम से जानते हैं। इसकी अगर हम व्याख्या या फिर एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम सिक्कों का पुरातात्विक प्रमाण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जिस काल का भारत द्वितीय नगरीकरण हुआ। भारत का द्वितीय नगर कब हुआ था? ये हुआ था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक, से मिलता है। उसी काल से हमें भारत में सिक्कों के पुरातात्विक प्रमाण मिलने प्राप्त हो जाते हैं। इन सिक्कों को हम आहत या फिर पंचमार्क सिक्कों के नाम से जाना जाता है। जो ये सिक्के थे आपके 6वीं शताब्दी के, इन्हें आहत सिक्के या फिर पंचमार्क सिक्कों के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निर्माण विधि के आधार पर इन्हें आहत सिक्का नाम दिया है, या फिर इन्हें जेम्स प्रिंसिप सिक्का भी, पंचमार्क भी कहा जाता है। जेम्स प्रिंसिप ने इसे पंचमार्क कहा है, आहत कहा है किसने? वासुदेव शरण शर्मा जी ने। ठीक है, आहत मुद्राओं की प्राप्ति सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में कर्नल कोल्ड बेब को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से हुई। सबसे पहले जो आहत सिक्कों की प्राप्ति हुई, ये आपके कर्नल कोल्ड बेल के द्वारा तमिलनाडु कोयम्बटूर से हुई। ठीक, वहीं डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार आहत मुद्राओं की सर्वप्रथम प्राप्ति गोलकपुर पाटलिपुत्र से हुई है। गोलकपुर कहाँ पर है आपका? पाटलिपुत्र। ये किसने कहा है? ये कहा है हमारे राधा कुमुद मुखर्जी ने। अब यहाँ पर आप देखिए, ये बात कर रहे हैं हम गोलकपुर की, जो पाटलिपुत्र में स्थित है। इसी तरह आपके यहाँ गोरखनाथ भी काफ़ी फेमस प्लेस है आपके यहाँ। तो गोरखनाथ भी आपके यहाँ दो हैं। एक जो गोरखनाथ है आपका जो उत्तर प्रदेश में है, नेपाल बॉर्डर पर, वहाँ पर स्थित है। ये जो वर्तमान सीएम है हमारे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के, ये गोरखनाथ के जो गोरखनाथ मंदिर है वहीं से ही बिलोंग करते हैं, वहाँ के मठाधीश हैं। ठीक ना। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो नाथ संप्रदाय था उसकी जो उत्पत्ति हुई वो गोरखपुर से ही हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर, और दूसरा जो गोरखपुर है आपका, वो आपका हरियाणा में है। ये भी फेमस है। ये क्यों फेमस है? ये आपका फेमस है क्योंकि यहाँ पर पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर लगाया जा रहा है। उत्तर भारत का जो पहला परमाणु संयंत्र बिजली बनाने के लिए लगाया जा रहा है वो आपका गोरखपुर है, जो आपका हरियाणा में, वहाँ पर लगाया जा रहा है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा। एक गोरखपुर है जो आपका उत्तर प्रदेश में है, एक गोरखपुर है वो आपका कहाँ पर है? वो आपका हरियाणा में है। तो ये थोड़ा हमारा टॉपिक से हट के इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन देना जरूरी था दोस्तों, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आहत सिक्कों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2016। यह कभी भी राज्य द्वारा नहीं किए गए, जो यहाँ पर है जारी किए गए पूछा जाएगा आपके, यानी कि जितने भी आपके क्या है, जितने भी आपके आहत सिक्के हैं ये कभी भी राज्य द्वारा यहाँ पर इनको जारी नहीं किए गए, ये पूछा गया। यहाँ पर दूसरा आपका है,
इस पर प्राकृत में लंबे लंबे लेख खुदे हुए थे। देखिए, अब जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप मुझे ये बताइए, अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएंगे ना तब भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिक्कों की। अब जब आप सिक्कों की बात करें, सिक्कों का साइज कितना होता है? सिक्कों का साइज आपका इतना सा आप मान सकते हैं, ठीक है। और सेल खड़ी के भी सिक्के होते थे, छोटे छोटे भी होते थे, कई कई तरह के सिक्के आपको देखने को मिलते हैं, चौकूटे, गोल, तिकोने। अब यहाँ पर लिखे लंबे लेख खुदे मिले हैं, तो अब बताइए एक छोटे से कॉइन पर आप कोई लंबा लेख लिख सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और वैसे भी जितने भी सिक्के मिले हैं ना आपके प्राचीन काल के, उन पर कोई भी लेख उत्कीर्ण ही नहीं है। वहाँ पर केवल आपको चित्र देखने को मिलते हैं, पशु पक्षियों के चित्र जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर आपको कोई भी लेख देखने को नहीं मिलेगा। तो दूसरा वाला जो हमारा ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। अब हम पहले वाले के ऑप्शन पर आते हैं, यह कभी भी राज्य द्वारा जारी नहीं किए जाते थे। अब मुझे भाई एक बात बताइए दोस्तों, वर्तमान में जो रुपए हैं किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं। जो केंद्रीय बैंक है जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी केंद्रीय बैंक, इसके द्वारा जारी किए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ जो सिक्के हैं वो जारी किए जाते हैं। इसी तरह हर देश के अपनी बैंक है, ठीक। तो जो सिक्के और जो प्राचीन काल की बात करें तो राज्य जो होते थे, जो राजा के नियंत्रण में होते थे, उनके द्वारा ही सिक्कों को अधिकतर जारी किया जाता था। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका, जो पहला ऑप्शन है वो भी गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तो इसका होगा आपका चौथा ना तो एक ना ही दो, ठीक ना। तो ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तो अब हम जब आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इसका एक्सप्लेनेशन फुल डिटेल में दिया गया है। देखिए, अब यहाँ पर बताया गया आपको आहत मुद्राएं गोल, चौकोर और अंडाकार आदि रूप में देखने को मिलती हैं। ये अधिकांशतः चांदी व अल्प मात्रा में तांबे की बनी होती थी। भारत के अभी तक के जो भी प्राचीनतम सिक्के मिले हैं वे सभी चांदी के हैं। भारत में अभी तक जो भी हमें सिक्के मिले हैं वो सब क्या हैं? चांदी के हैं। आहत मुद्राओं में ठप्पों में लेख न होकर मात्र प्रतीक थे। अभी मैंने आपको बताया जो आहत सिक्के थे प्राचीन काल के, उनमें लेख न होकर केवल ठप्पे लगे हुए थे, यानी कि उन पर नाना आकार के पर्वत, वृक्ष, पशु, पक्षी, संस्कृत, मानव, पुष्प आकृतियां या ज्यामितीय आकृतियां अंकित पाई जाती हैं, ठीक। अंकित किए जाने वाले चिन्हों की संख्या 500 से अधिक है। हालांकि सूर्य का अंकन अनिवार्य रूप से इन पर मिलता है, ठीक। सूर्य का अनिवार्य रूप से इनके ऊपर चित्रण या फिर अंकन मिलता है हमें। बाकी अलग अलग प्रकार की मुद्राओं में अलग अलग तस्वीर देखने को मिलती है। साथ ही स्वर्ण चक्र, अर्ध चंद्रयुक्त पर्वत, वृषभ आदि भी अधिकांशतः अंकित रहते थे। यह प्रतीक लांछन चिन्ह प्राप्त विशेष या भांत विशेष के अनुसार अपनी विभिन्नता के व्यक्त करते थे। इन्हें मूलतः एक ही ओर टंकित किया जाता था, यानी कि एक ओर ही इन्हें प्रिंट किया जाता, नहीं कि ऊपर जो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये आपका ऊपर वाला होता है और ये नीचे वाला। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ही तरफ यहाँ पर चित्रों का अंकन किया जाता था, दूसरी तरफ ये सपाट रहते थे, दूसरी तरफ इन पर कोई भी अंकन नहीं होता था। जिस तरफ इन पर चित्र होता था उसे हम चित्त भाग बोलते थे, जिस तरफ ये सपाट रहते थे, सादा भाग रहता था, उसे हम पट भाग कहते थे, ठीक। बचपन अभी भी आप क्रिकेट खेलते होंगे तो आप कॉइन लेते होंगे, तो हेड या टेल बोलते होंगे। हेड भी होता है वो चित्त भाग होता है, टेल होता है वो सपाट भाग होता है, ठीक है। अभी दोनों तरफ छपके आता है प्रो कॉइन में, लेकिन उस टाइम की अगर हम बात करें तो एक ही तरफ छपा रहता था, तो सपाट भाग को हम टेल भाग बोलते हैं, पट भाग बोलते हैं, और जिस तरफ पेट छपा रहता है तो चित भाग बोलते थे। इसी तरह यहाँ पर आपको और भी चीज़ें दी गई हैं, डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। इसकी जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूँगा, उससे आपको ये आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमें बताया गया है, प्राचीनतम उपलब्ध भारतीय सिक्के किस धातु के बने थे? जो प्राचीनतम उपलब्ध भारतीय सिक्के हैं वो किस धातु के बने थे? हमारा यहाँ पे ऑप्शन है UGC नेट 2013 का क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं सोना, चांदी, तांबा और चांदी, ये हमें यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है? यहाँ पर बताना है प्राचीनतम उपलब्ध सिक्के जो है हमें किस धातु के देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे आपको दोनों धातुओं में, मैंने अभी पिछली साइड में मैंने आपको बताया था चांदी के अधिकतर हमें यहाँ पर मुद्रा देखने को मिलती हैं, लेकिन तांबा और चांदी दोनों मुद्राएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। दोनों धातुओं की मुद्राएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब जब आगे हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे अगला जो क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित संस्कृत कृतियों में से कौन से एक ऐतिहासिक नाटक नहीं है? इन चारों में से आपसे पूछा गया है। ये आपका राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर 2020। निम्नलिखित संस्कृत कृतियों में से कौन सी एक ऐतिहासिक नाटक नहीं है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, मालविकाग्निमित्रम,
हर्षचरित, मुद्रा राक्षस, स्वप्नवासव दत्ता। ये 4 आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इनमें से आपको बताना है कौन सी ऐसी संस्कृत कृतियाँ हैं जो आपकी ऐतिहासिक नाटक नहीं है। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको हर्षचरित जो है यहाँ पर ये आपकी नाटक नहीं है। इसमें ये हर्ष के जीवन काल से संबंधित है, जिसे हम आगे एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। साथ में हम इन सारी किताबों की भी चर्चा करेंगे। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मालविकाग्निमित्रम जो किताब है आपकी, इसके जो नाटककार हैं वो कौन है? वो कालिदास के द्वारा इसको रचा गया है। और इससे जो हमें जानकारी मिलती है वो है आपकी शुंग राजवंश। जो शुंग राजवंश था आपका, उसके जो आपके शुंग राजवंश कब आया था आपका? शुंग राजवंश आपका जो मौर्य राजवंश था उसके बाद आया था। पुष्पपिता शुंग ने ही आपके मौर्य वंश के अंतिम शासक को यहाँ पर हटा के शुंग वंश की स्थापना की थी। तो शुंग वंश जो था आपका, इसकी स्थापना किसके द्वारा? पुष्पमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। तो इन्हीं के समय एक जो मालविकाग्निमित्रम जो नाटक है कालिदास का, इसकी रचना की गई थी, जिसमें हमें क्या है? शुंग शासक अग्निमित्र, ये शुंग शासक हुए थे अग्निमित्र, इनकी तथा मालविका की प्रणय कथा का वर्णन मिलता है। तो अगर आपसे एग्जाम पूछा जाता है शुंग शासक आपके अग्निमित्र और मालविका की प्रणय कथा का उल्लेख हमें किस पुस्तक में मिलता है, तो आपके वो मालविकाग्निमित्रम है। इसके रचयिता आपके कालिदास हैं। या फिर आपसे पूछा जाता है मालविकाग्निमित्रम किस वंश से संबंधित, तो आप बोलेंगे शुंग वंश से ये संबंधित है। अगली जो पुस्तक है आपकी वो है आपकी हर्षचरित। हर्षचरित की रचना जो की थी बाणभट्ट ने की थी। जो हर्षचरित है वो हर्षवर्धन के जीवन पर संबंधित है। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ ऐतिहासिक विषय पर लिखित प्रथम प्राचीनतम काव्य एवं काव्य तथा गद्य काव्य है। प्रथम प्राचीनतम गद्य काव्य कौन सा है आपका? हर्षचरित है। इसमें हर्ष के जीवन की कहानियाँ हमें देखने को मिलती हैं। वही हम बात करते हैं मुद्रा राक्षस। यह गुप्तकालीन नाटक विशाखदत्तकृत नायिका विहीन नाटक है। यानी कि जो मुद्रा राक्षस है इसमें किसी भी नायिका का उल्लेख नहीं किया गया है। जो मेनली एक आदर्श नाटक ये माना जाता है, उसमें एक नायक होता है, एक नायिका होती है। जैसे कि आप बॉलीवुड मूवीज़ में देखते होंगे, एक हीरोइन होता है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है। लेकिन माँ मुद्रा राक्षस की हम बात करते हैं, जिसका रचनाकार कौन है? विशाखदत्त हैं। इनके द्वारा जो माँ मुद्रा राक्षस लिखा गया है, इसमें ना ही तो आपको कोई नायिका देखने को मिलता है, ना ही कोई आपको नायक देखने को मिलता है। ये इसकी विशेषता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य की सहायता से, इस पुस्तक में अगर हम प्राप्ति की बात करें तो इसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य की सहायता से नंद शासक को धनानंद को उनके पद से हटाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना के बारे में हमें उल्लेख मिलता है। किससे? मुद्रा राक्षस से। वही हम स्वप्नवासव दत्ता की बात करते हैं तो है यह क्या है? यह मासकृत सर्वश्रेष्ठ नाटक है। यह वत्सराज उदयन तथा उज्जैनी के राजा प्रद्योत के पुत्री वासव दत्ता के प्रेम संबंध पर आधारित है। इसे प्रथम संपूर्ण नाटक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है प्रथम संपूर्ण नाटक किसे माना जाता है, तो वो है आपका स्वप्नवासव दत्ता। इसमें जो उल्लेख मिलता है वत्सराज उदयन तथा उज्जैनी के राजा प्रद्योत की पुत्री कौन है? वासव दत्ता के प्रेम संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमने चारों पुस्तकों की बात की। अब जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखेंगे हमसे पूछा गया है नेचुरलिस हिस्टोरिका के लेखक कौन है। ये आपका यूजीसी नेट 2021 इंडियन कल्चर का क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है? नेचुरलिस हिस्टोरिका के लेखक कौन है। ऑप्शन आपके पास हैं प्लूटार्क, प्लिनी, ठीक है, और उसका टोलमी और कोस्मस इंडिको प्लूटस, ठीक है, प्लूस्टस। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है नेचुरल जो हिस्टोरिका पुस्तक है, इसके लेखक आपके कौन है? प्लिनी इसके लेखक है। प्लिनी के द्वारा इसकी रचना की गई है। इसके हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लिनी द एडलर रोमन इतिहासकार, ठीक है, प्लिनी द एडलर रोमन इतिहासकार, प्रथम शताब्दी 77 से 78 ईस्वी, लैटिन भाषा में के नेचुरल हिस्टोरिका विश्व कोशीय रचना पुस्तक लिखी इन्होंने। इसमें कुल 37 अध्याय हैं, जिसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज आदि का वर्णन है। इसके छठे भाग में छठे अध्याय में दिया गया है कि भारत का विवरण मेगास्थनीज की इंडिका पर आधारित है। इसमें जो छठा भाग दिया गया है, इसमें आप देखेंगे इसके छठे भाग में जो आपकी पुस्तक है प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका, इसका जो छठा भाग है उसमें दिया गया है, उसमें आप देखेंगे इसके छठे भाग में दिया गया भारत का विवरण इंडिका पर आधारित है। इसका जो छठा भाग है किस पर आधारित है? मेगास्थनी की इंडिका पर आधारित है। प्लिनी कौन था? ये इटली का निवासी था।
इसने भारत रोम व्यापार पर विलाप करते हुए लिखा है। इसने भारत और व्यापार, रोम का जो व्यापार था आप देखेंगे वो भारतीय पक्ष में था। भारत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था, कम इंपोर्ट करता था, इसलिए यहाँ पर आप देख लेंगे रोता हुआ, विलाप करता हुआ यहाँ पर आपको प्रतीत होगा। क्या देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इसमें रोम भारत व्यापार पर विलाप करते हुए दिखाई दिया गया है। रोम भारत से व्यापार करके अपने कोष को रिक्त कर रहा है। रोम विलासिता की सामग्री मंगाने में प्रतिवर्ष 10 करोड़ सेस्टर्स खर्च कर रहा है, ये इसकी पुस्तक में उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात की अपनी जो 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसकी। इसका पार्ट 2 मैं जल्दी ही लेके आऊँगा, आपके सामने उपस्थित होऊंगा। इसी तरह हम अपने धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ यह सीरीज़ आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। आगे हमसे बने रहने के लिए जो हमारा टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कीजिए, उससे आपको डेली के डेली अपडेट मिलते रहेंगे। साथ में चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। साथ ही इसकी जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूँगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उस यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे आप ये PDF जो आपको मिल जाएगी उससे आप कंटिन्यू इसको पढ़ सकते हैं। इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। साथ ही मिलते रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक मिलने के लिए हम चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।